डिस्कशन थोड़ा लेट हो गया, मतलब थोड़े दिन बीच में नहीं आ पाया, थोड़े अप्स एंड डाउन्स थे और थोड़ा बीमार भी था, तो उस वजह से नहीं आ पाया। वी स्टार्ट अब डेली से स्टार्ट करेंगे और 5 मंथ है, डेली ब्रेक नहीं होगा। कोशिश ये रहेगी अगर तबीयत ठीक रही, पूरा सब चीज़ ठीक रहा तो उसके बाद मई 2021 का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं हिंदू डिस्कशन। जो पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू है आपका साइक्लोन से रिलेटेड। जो यास जो साइक्लोन है वो उड़ीसा के, देखो जो दो साइक्लोन आए हैं अभी रिसेंटली 1 मंथ के अंदर अंदर। तो एक जो आया आपका वो ताउती आया, इधर से आया था गुजरात कोस्ट साइड, मतलब कि अरेबियन सी साइड। और जो अब ये आ रहा है यास आ रहा है, ये आ रहा है वेस्ट बंगाल साइड, यानी कि बे ऑफ बंगाल साइड। जो आपका तोइती नाम था वो म्यांमार ने दिया था, और यास का नाम जो दिया है वो ओमान ने दिया है। तो ये डिफरेंट कंट्री डिफरेंट उनके पास डिसाइड होता है, तो ये कंट्री इसका नाम देगी, ये कंट्री आने वाले का ये नाम देंगे, तो डिसाइड होता है। तो इसका यास नाम किसका दिया, ये दिया आपका ओमान ने। तो हिट करेगा, उसके बाद ये आज हिट करेगा, उसके बाद देख लेंगे। 165 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड इसकी होगी, ऐसा है इसकी विंड की स्पीड है। अब सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, जिसमें आपके सुबोध कुमार जायसवाल जो होंगे न्यू सीबीआई डायरेक्टर होंगे। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है, कैसे अपॉइंटेड होते हैं, क्या सीबीआई होता है, हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। और कोई भी न्यूज़ फ्रंट पेपर पे यूपीएससी के मतलब की नहीं है। फिर न्यू आईटी रूल्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे, आईटी रूल 2021 जो आए थे, कि मतलब कि उसमें एक आपका विजिलेंस कमीशन होनी चाहिए, उसके बाद आपका एम्बुड्समेंट होना चाहिए, ये सब होने चाहिए। 3 टायर सिस्टम था। पहला वो इंडिविजुअल लेवल देखेंगे, अपने स्तर पर ही चेक करेंगे, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, फिर एक मिनिस्ट्री लेवल पे था। 3 बेस था कि आप अगर कोई कंटेंट डालते हो, वो फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, और भी क्या एक्स्ट्रा दिया गया था कि अगर कोई कहीं से मैसेज जनरेट होता है तो उसका ओरिजिन आप फाइंड करोगे। तो ये सब चीज़ थे, वो कंप्लाइन करेंगे। अब कल उनकी जो डेडलाइन है 26 को ख़त्म हो रही है, देखते हैं वो कंप्लाइन करते हैं नहीं करते हैं। तो हमसे हमें क्या पढ़ना है फ्रंट पेपर से, जो हमें बेसिक जो हमारे लिए काम आएगा। हमें पढ़ना है अपना सीबीआई डायरेक्टर कैसे अपॉइंटेड होता है और सीबीआई क्या होता है। हम आते हैं अपने बेसिक्स नोट्स पे। अगर आपको इसकी नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदू न्यूज़पेपर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदू हाईलाइटेड न्यूज़पेपर मिलेगा। और भी बहुत कुछ है, डेली बेसिस क्वेश्चन आंसर बेसिस भी वहाँ पे होते रहते हैं रिलेटेड टू यूपीएससी। और भी जो मैं वीडियो बनाता हूँ जिस चैनल से रिलेटेड, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो सीबीआई एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। देखिए प्राइमरली जिसका काम है वो इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है ना। ये जब फंक्शन करती है वो सुप्रिटेंडेंट किसके अंडर में करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है उसके अंदर। जो मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंडर में आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि होम अफेयर में आती है, इसमें आती है, पर ये किस में आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन पब्लिक गिवर्नेंस में आती है। उसके बाद ये काम क्या करते हैं, इसको मतलब किस काम से, विजिलेंस कमीशन के टाइप का काम करती है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इससे इसको पावर मिलती है इन्वेस्टिगेशन करने की, ठीक है। और ये इंटरपोल, जो एक इंटरपोल होता है, जो इंटरनेशनल पुलिस होती है उसके होते हैं, तो उसकी मतलब क्या करती है, उसको इंडिया में टेक ओवर यही देखती है। जैसे यूएस में देखेगी एफबीआई देख लेगी, चलो यूके में कोई और एजेंसी देख लेगी, तो इंडिया में कौन देखते हैं, इंटरनेशनल पुलिस को। कोई इंटरनेशनल क्राइम होता है, अगर वहाँ का आदमी आपके यहाँ आ जाए भाग के, तो ये कौन चेक करेगी, सीबीआई चेक करेगी। तो इंटरपोल की जो मेंबर कंट्री होती हैं उसमें नोडल पुलिस एजेंसी इंडिया की तरफ से कौन है, वो सीबीआई है। द कन्वेक्शन रेट ऑफ हायर 60 to 70% कंपेरेबल टू बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन द वर्ल्ड। जो इसका मतलब रेट है, मतलब एफिशिएंसी बोल सकते हो, तो इतना हाई है, और एक तरह से बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी माना जाता है वर्ल्ड में इसको एक तरीके से। अब तो पता नहीं है या नहीं है। अब इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड देखते हैं, कहाँ से इसकी उत्पन्न हुआ, कहाँ से बना। वर्ल्ड वॉर का टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही, तो करप्शन बहुत हो रहा था। इवन जो भी चीज़ आती थी, जो भी चीज़ परचेज करनी, तो करप्शन बहुत स्टार्ट हो गया था। तो उसको देखते हुए स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट किया गया, एसपीई बनाया गया 1941 में। और वो डिपार्टमेंट ऑफ वार ऑफ द ब्रिटिश इंडिया के अंदर में, मतलब इंक्वायरी चेक की गई, जो कोई बाइबरी तो ले रहा है, करप्शन जो था वार के टाइम से, तो उन सबको चेक किया गया। क्या बनाया गया, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। चलो, वो पुलिस बनाई गई, फिर लेटरली उसको मतलब फॉर्मलाइज कर दिया गया, यानी कि उसे कोई मतलब कि एक्ट ला दिया गया, फॉर्मल करना उसे। तो एक्ट लेके आए, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये भी अंग्रेजों के टाइम में था। पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई एक टाइप से, मतलब हाँ फॉर्मली बता दिया आप इन्वेस्टिगेशन करो। अब उसे पावर दी गई, बाद में एक्ट ला के उसे पावर दी गई। इसके अंदर ही ड्राइव करते करते ही सीबीआई ड्राइव हुई थी, सीबीआई भी इसके अंदर बनी थी। सीबीआई ड्राइव पावर टू इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ही सीबीआई को पावर मिली है 1963 में। देखो यहाँ तक सीबीआई नहीं था,
यहाँ तक सीबीआई नहीं था, यहाँ तक 1963 तक। तब एक बस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, दिल्ली पुलिस के अंदर एक स्पेशल सेल होता था वो। तो 1963 में देखते हो सीबीआई को एस्टेब्लिशमेंट किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बनाया और इसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया जो क्राइम रिलेटेड टू सीरियस फ्रॉड हो, कोई हाई करप्शन का फ्रॉड हो या डिफेंस में कोई मतलब करप्शन हुआ हो, कोई चीटिंग का केस हो, तो उन सब चीज़ के लिए बनाया। इंटर स्टेट हुआ हो या ऑल इंडिया में कहीं भी हो तो सीबीआई को बनाया गया। विद द पासिस ऑफ टाइम, मतलब टाइम निकलता गया, सीबीआई को और भी केस देने लगे, किडनैपिंग का दे दिया, है हाईजैकिंग का दे दिया, फिर तो सीबीआई को कोई भी केस दे सकते हैं, ऐसा बाद में हो गया था। केसेस हैंडल बाय सीबीआई, जैसे एंटी करप्शन क्राइम के केस देखती है, इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं, बैंक फ्रॉड ये वो, साइबर क्राइम हो गया, बैंक फ्रॉड हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंज में फ्रॉड हो गया, स्पेशल क्राइम देखती है, जैसे हाई कोर्ट इसे कोई केस देगी, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो केस था, मतलब मुंबई का करप्शन का केस था, वहाँ के जो होम मिनिस्टर थे उसका केस सीबीआई को दिया गया, वो भी हाई कोर्ट की परमिशन से। और सुयो मोटो ये अपने आप भी कोई केस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है अगर इसे लगता है, पर वो कहाँ कर सकती है, सुयो मोटो कहाँ ले सकती है, वो ले सकते हैं यूनियन टेरिटरीज में, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी सेंट्रल के अंडर आती है, सीबीआई भी सेंट्रल के अंडर आती है, तो सुयो मोटो कहाँ पे ले सकती हैं, ये ले सकती हैं यूनियन टेरिटरी में। तो स्टेट के लिए क्या होगा, स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेशन ए क्राइम इन ए स्टेट, अगर स्टेट में करना है, बट ओनली द कंसर्न्स चाहिए स्टेट का। कहते हैं ना कि स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं आपको एक केस सीबीआई को दे देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट, तब तक स्टेट की कंसर्न नहीं होने की सीबीआई जांच नहीं कर सकती। अगर सीबीआई को जांच करनी है, सेंट्रल बोलते हैं किसी केस में आप जाके जांच करो, स्टेट ने कंसर्न दी नहीं, तो क्या कर सकते हैं, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट परमिशन देता है हाँ आपको जांच करनी चाहिए, फिर स्टेट की कंसर्न नहीं लगती। तो ऐसे आप देख लेना, मुंबई वाला केस ऐसे ही है, स्टेट ने परमिशन नहीं दी थी, फिर हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी जांच करो, तो उन्होंने जांच की। अब डायरेक्टर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, आपको मैंने इसे बताया वो बता दिया। ये भी किस एक्ट से बनते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। बट 2014 में क्या किया गया, जो 2014 तक क्या होता था, सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डीएसपीई एक्ट 1946, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट किए जाते थे। 2003 में क्या हुआ, डीएसपीई जो एक्ट है इसे रिवाइव मतलब कि रिवाइज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी थी कि इसे कुछ रिवाइज किया जाए, इसे और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहे। तो विनीत नारायण केस था, एक कमेटी बनाएगी, मेंबर होगी, इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होंगे, सेक्रेटरी ऑफ होम स्टेट होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के मतलब ग्रीवियंस के मतलब मेंबर्स होंगे, मिनिस्टर होंगे हु सेंड द रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द सीबीआई डायरेक्टर। देखो 2003 तक क्या था कि ये आदमी बैठा के और वो रिकमेंडेशन भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और वो अपॉइंटेड कर देगा सीबीआई डायरेक्टर को। चलो ऐसा होता रहा। फिर 2013 में जो लेटेस्ट होता है कैसे अपॉइंट किया जाता है, 2014 में है आपका लोकपाल एक्ट, उसमें कमेटी थी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि क्यों लोकपाल एक्ट में सीबीआई को लाया गया, क्योंकि जो कुछ केसेस होते हैं लोकपाल के वो सीबीआई को हैंडल किए जाते हैं। अगर सीबीआई इंडिपेंडेंट बनेगी तभी तो केसेस दे सकते हैं, लोकपाल का मतलब वही है ना इंडिपेंडेंटली। तो उसमें कौन हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है। जो डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने में 3 मेंबर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होता है जो हेड करता है उस कमेटी को, अदर मेंबर होते हैं जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकता है, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का कोई हो सकता है अगर अपोजिशन नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, ये हो सकते हैं 2। और तीसरा कौन है, होम मिनिस्ट्री सेंड लिस्ट टू द एलिजिबल कैंडिडेट टू द डीओपीटी, देन द डीओपीटी प्रिपेयर्ड द फाइनल लिस्ट बेस्ड ऑन द सीनियरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, सेंड टू द कमेटी। इसमें प्रोसीजर क्या होता है, देखो 3 तो मेंबर होते हैं, या तो आपका प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर वो पोजीशन होंगे, और वो नहीं है तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, या फिर वो किसी जज को अपॉइंट कर सकते हैं। 3 तो मेंबर हो गए। अब क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री आपकी होम अफेयर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वो एक लिस्ट भेजती है कुछ मेंबरों की, 10-12 मेंबरों की लिस्ट भेजेगी डीओपीटी को। डीओपीटी क्या करती है, उसमें से कुछ मेंबर सीनियरिटी बेसिस पे, इंटीग्रिटी बेसिस पे, एक्सपीरियंस बेसिस पे सिलेक्ट करती है, वो 3-4 नाम आगे फॉरवर्ड कर देती है किसको, कमेटी को। कौन सी कमेटी को, जो ऊपर 3 मेंबरों की कमेटी है। तो ये तीनों बैठ के चुन लेते हैं किसको डायरेक्टर बनाना है। जो डायरेक्टर होगा उसका टेन्यूर क्या होगा, 2 साल का होगा टेन्यूर, ठीक है ना, जैसे सीवीसी एक्ट में लिखा हुआ है 2003 में। तो ये है, कुछ चैलेंजेस है, जैसे बार बार सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, आपको केस पैरट स्पीकिंग द मास्टर वॉइस, जो तोता होता है ना पिंजरे में कैद तोता होता है, अपने मास्टर की वॉइस बोलता है, तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसे बोलता रहता है, ये अपनी मास्टर की वॉइस सुनती रहती है। एक्सेसिव आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, मतलब मेरी सरकार है तो मैं बीजेपी के कांग्रेस पे, जिसकी सरकार है उसे यूज़ करते रहते हैं। फिर ये है इम्प्रेस डिले, बहुत डिले है, आपने इन्वेस्टिगेशन 2-3 साल तक उसकी चली रही है, इन्वेस्टिगेशन चली रही है। इन्होंने केस दिया, जैन हवाला केस हुआ था,
वो 1990 से अभी तक चल ही रहा है। लॉस ऑफ आपका क्रेडिबिलिटी, इनकी क्रेडिबिलिटी का भी लॉस है। क्योंकि क्यों लॉस, क्योंकि इमेज क्या बन गई है, इनकी इमेज क्या बन गई है कि ये वही है कि पॉलिटिशियन के ऊपर के चलेंगे, जिसकी सरकार होगी उसका ही बोलेंगे। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी लैक है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन ये सब इनके ऊपर काम नहीं करते, तो इनके ऊपर क्या है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ पर्सनल है, इनके पास ये डायरेक्टली कोई सीबीआई अपॉइंट नहीं किया जाता। उसके लिए क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से अपने ऑफिसर लेके आते हैं। जैसे ऑफिसर की कमी हुई तो वो कहाँ से लेके आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट पॉलिसीज, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री से आदमी लेके आते हैं, पुलिस से भी लेके आते हैं। लिमिटेड पावर है, पावर पे तो मैंने आपको बता दी, स्टेट की परमिशन के बिना नहीं जा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं बोलता। तो यही सारी चीज़ें हैं इनकी जो इनको प्रॉब्लम फेस करती है। डायरेक्टर कैसे अपॉइंटेड होता है मैंने आपको बता ही दिया है कि ये होगा 2 मेंबर कि जो चीफ डायरेक्टर होगा वो किस एक्ट्स के अंदर बनता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के अंदर बनता है। विद एनएक्टमेंट ऑफ 2003 में हुआ था, उसमें कुछ ये वाले मेंबर बैठते थे पहले, उसको चेंज करके 2014 में लोकपाल जब एक्ट आया तो ये 3 मेंबर बैठने लगे, जो मैंने बताया था। ये रिकमेंडेशन ऐसे चलती है, तो ये सब चीज़ चलती हुई आ रही है। पर लेटर दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट मेड ए चेंज इन कंपोजिशन ऑफ कमेटी रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई। ये 3 मेंबर की कमेटी होती है जो मैंने आपको ऊपर बताई। अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का कोई नेता बैठ सकता है। अब सीबीआई है क्या, इस सीबीआई सेटअप की गई थी 1963, मैंने आपको बता दिया, वही सारी रिपीटेशन है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिया है थोड़ा मैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है। सीबीआई की रिकमेंडेशन किसने की थी, उसकी आपकी सनातन जो कमेटी थी उन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि ऐसी कोई बॉडी बनानी चाहिए। ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक्ट से तो बनी है, इसकी पावर जो है इस एक्ट से है, बट इस सीबीआई के लिए कोई डिफरेंट एक्ट नहीं है, इसी के अंडर बनी है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के। ये मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इट ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंट, जो मैंने आपको बताया था, सीवीसी को और लोकपाल को भी असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस होती है उसकी भी है नोडल ऑफिसर एजेंसी इंडिया में कौन है, वो सीबीआई है। और आप वे फॉरवर्ड में अपने आप पढ़ लेना जाके। अब मैं आपको साइक्लोन के बारे में पढ़ा दूँ, क्योंकि इतने साइक्लोन आ रहा है, मे भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ये रेपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड द लो प्रेशर एरिया, जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे इनवर्ट सर्कुलेशन होता है विंड्स का, ठीक है ना। द एरिया सर्कुलेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, एक तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, नॉर्दर्न में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब साउदर्न में क्या होगा, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ये भी आपको याद रखना। साइक्लोन आर यूजली, मतलब कि बोला जाता है कि वायलेंट भी हो सकते हैं, बैड वेदर की वजह से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब उस तरीके से। जो साइक्लोन है ग्रीक वर्ड है, ये हमें याद नहीं रखना इतनी बार, जो ग्रीक वर्ड है वो हमें याद नहीं रखना। क्लासिफिकेशन कैसे किया है साइक्लोन का, इनका 2 वे में क्लासिफिकेशन किया। एक तो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल में आता है, जैसे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आता है, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में आएंगे, उन्हें उन्हें बोलेंगे ट्रॉपिकल। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्या होंगे, थोड़े टेम्परेट जोन में आएंगे, जो ऊपर के जोन होते हैं, इनके बाहर वाले जोन होते हैं, उसमें क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऑल्सो कोई टेम्परेट साइक्लोन या मिडिल लैटिट्यूड जो मैंने बताया, या फ्रंटल साइक्लोन भी बोला जाता है, या वेव साइक्लोन। ट्रॉपिकल को ट्रॉपिकल, और जितने बचे हुए हैं उनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या वो यूज़ करते हैं टर्म ट्रॉपिकल साइक्लोन टू कवर द वेदर सिस्टम इन विच विंड एक्सीड ए गेल फोर्स। मिनिमम जो होनी चाहिए साइक्लोन की, मतलब जैसे मैं बताया ना 140, अभी जो मैंने आपको न्यूज़पेपर में बताया कितने स्पीड का आएगा 165। तो ये क्या बोलते हैं कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए साइक्लोन को बताने के लिए, उसकी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम टू मिनिमम 63 किलोमीटर पर आवर की। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन बी डेवलप इन द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर मैंने आपको बताया, वहीं पे ये बनते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल इनका नाम ही दिया गया। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल इसके बाहर वाले रीजन में बनते हैं, जो टेम्परेट रीजन होता है, इनके बाहर जो रीजन होता है कैप्रिकॉन कैंसर के बाहर जो रीजन होता है। आता है एंटी साइक्लोन। क्या होता है एंटी साइक्लोन, आर द अपोजिट ऑफ साइक्लोन। इट इज़ ए आउटवर्ड, मतलब देखो मैंने क्या इसमें साइक्लोन में क्या हो रहा है, इनवर्ट फ्लो हो रहा है, इनवर्ट फ्लो हो रहा है किस चीज़ का, हवा का। अब जो एंटी साइक्लोन होता है उसमें आउटवर्ड फ्लो होता है हवा का, बाहर को जाती है हवा बीच में से, तो ये ऐसे होता है, ऊपर नीचे से प्रेशर आएगा और बाहर की तरफ को फेंकता रहेगा। इसमें क्या होती है, ऊपर से नीचे प्रेशर आएगा और वो अंदर की तरफ लेता रहेगा। तो ये सारे होते हैं एंटी साइक्लोन। विंड आर रोटेटेड क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये उल्टा होता है, हेमिस्फीयर अराउंड द सेंटर ऑफ हाईस्फीयर। तो मतलब इसमें क्या होता है, साइक्लोन में क्या होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसमें क्या होता है नॉर्थ में क्या घूम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसमें क्लॉकवाइज घूमती है। एयर कम फ्रॉम द अबव, मैंने बताया ना ऊपर से हवा आती है,
एंड श्रिंक टू द ग्राउंड, तो ऊपर से हवा आएगी ऐसे फैल जाएगी बाहर के साइड, ऊपर से हवा, तो क्या होता है नीचे क्या होता है आपका प्रेशर डेवलप होता है। तो ठीक है ना, हाई प्रेशर सेंट्रली जनरली है द फेयर वेदर, ये कब होता है जनरली जब फेयर वेदर हो, तो हाई प्रेशर डेवलप होता है सेंट्रल में, आपको पता ही है। अभी सेंट्रल में हाई प्रेशर तो बाहर की तरफ फेंक रहा है हवा, जब प्रेशर यहाँ डेवलप है, हाई प्रेशर यहाँ है, तभी तो बाहर की तरफ हवा फेंक रहा है। अगर यहाँ लो प्रेशर होता तो बाहर से अंदर की साइड हवा आती। ये सारा इसका रीज़न है, ऐसे बनते हैं। कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। प्रेशर कंडीशन एट द सेंटर इसमें लो होती है, तभी बाहर से हवा अंदर की साइड आती है। इसमें हाई होती है तो जब बाहर से बाहर की साइड जाती है। और ये नॉर्दर्न हेमस्फेयर में एंटी क्लॉक वाइज ही क्लॉक वाइज, ये आप पढ़ लेना, सीधा पैटर्न है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ये कहते हैं, ये मतलब कि वायलेंट स्ट्रोम, मैंने बताया ना खतरनाक होते हैं थोड़े इन कंपेयर टू किसकी मुकाबले, टेम्परेट के, कि लार्ज मतलब कि डिस्ट्रक्शन कॉजेज होते हैं, वायलेंट विंड होती है, वेरी हैवी रेनफॉल होती है, स्टॉर्म सर्जरी होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर वन ऑफ द मोस्ट आपके डिवास्टिंग नेचर क्लाइमेट इन द वर्ल्ड, तो आप ये भी याद रखो, ये मोस्ट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटेड एंड इंटेंसिफाई ओवर द वार्म ट्रॉपिकल, ये बहुत लाइन है, वार्म कोल्ड आपको बोल सकते हैं, वार्म ट्रॉपिकल ओशन, जो थोड़े गर्म वाले ओशन होते हैं ना, तो उसमें आप खुद याद रखो जो इक्वेटर होता है उसके आसपास गर्म ही रहेंगे, तो गर्म वार्म वाले में बनते हैं ट्रॉपिकल। द कंडीशन इज फेवरेबल टू, मतलब इंटेंसीफाई, कुछ कंडीशन है ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वजह से बन सकते हैं, तो टेम्परेचर हायर देन 27 हो, देखा आपने गर्मियों में साइक्लोन आते हैं। फिर कोरोलिसिस फोर्स, वो तो 24 घंटे रहती है क्योंकि अर्थ रोटेट करती रहती है, कोरोलिस को तो डेवलप रहती है। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, जो वर्टिकल विंड चल रही है ना ऊपर नीचे, जो विंड चल रही है उसमें स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए, तो कम वेरिएशन होना चाहिए हवा में, तो वो उस वजह से बन सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया है, और लो प्रेशर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। और ठीक है ना, अपर डाइवर्जन अबव द सी लेवल सिस्टम, मतलब कि डाइवर्जन सिस्टम ऊपर डेवलप हो रहा हो, तो ऐसा होना चाहिए। तो इसमें ये कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उस चीज़ से रिलेटेड। अब स्टेज क्या है फॉर्मेशन की, देख लेना आप स्टेज क्या है कि कैसे कैसे साइक्लोन बनते हैं। 3 स्टेज में डिवाइड है, पहले फॉर्मेशन होगी, इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज होगी, साइक्लोस्टोन डिपेंडेंट ट्रांसफर ऑफ वाटर वेव्स, जो वाटर वेव्स वेपर्स चलते हैं ना वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो उसकी हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, जैसे ठंडे होते चले जाएंगे ऊपर होते चले जाएंगे, तो उनकी हीट ट्रांसफ़र होती है, उसकी वजह से वार्म ओशियन ओवरलेइंग द, मतलब कि वेपोरेशन सी सरफेस, तो उस वजह से कि वो विंड डेवलप हो रही है। इंक्रीज होती है फॉर्मेशन मासिव, आपको वर्टिकल आपको क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं ना, मतलब कि क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं उनका डेवलप होना, क्योंकि वाटर वेव से डेवलप हो जाते हैं घने बादल बनना, ड्यू टू कन्वेक्शन एंड कंडेंसेशन ऑफ राइजिंग एयर अबव द ओशन सर्फेस, जो कन्वेक्शन और कंडेंसेशन होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है वो क्लाउड डेवलप हो जाते हैं, वो इनिशियली स्टेज है। फिर मैच्योर स्टेज क्या है कि वही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। देखो जैसे मैंने पानी स्टार्ट किया, ये पानी एक नाली में जाना स्टार्ट हुआ, फिर सर्कुलेशन बन जाएगा पानी का, वो आता जाता रहेगा बिल्कुल ऐसे, तो पूरा एक सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है, प्रेशर उससे मिलना स्टार्ट हो जाता है, ये सब चीज़ डेवलप हो जाती हैं। और सब्सिडेंट एयर वार्म अप कंप्रेशन एंड द फॉर्म आई लो प्रेशर सेंटर, अब नीचे से तो जाएगी बीच में को हवा, क्योंकि लो प्रेशर सेंटर डेवलप करना है, बाहर से अंदर की साइड जाएगी, तो वहाँ पे एक आई डेवलप हो जाती है, वार्म आई भी बोलते हैं, लो प्रेशर सेंटर भी बोल सकते हैं, वो जनरेटेड हो जाता है। द मेन फिजिकल फीचर ऑफ द मतलब मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडियन ओशन इज द मतलब कि कंसंट्रेट पैटर्न हाईली ट्रिबुलेंट जाइंट ऑफ क्लूमबस थंडरबोल्ट क्लाउड। ये इतना आप मत, आपको मत पढ़ो, बस आपको याद रखना है बीच में सेंटर में एक आपको फिनोमिना पता होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करते रहोगे कि सेंटर में क्या होता है, आई डेवलप हो जाती है, उसे लो प्रेशर सेंटर भी बोलते हैं। फिर मॉडरेट और डिके, फिर बाद में घटने लगता है, ठीक है ना, जो एक्सट्रीमली हाई विंड बन जाती है, फिर वार्म जो मॉइस्ट एयर बिगनिंग हो जाती है, ईब और हो जाता है, ईब ऑफ हो जाता है साइड में, फिर लैंडफॉल व्हेन द पासिंग थ्रू द कोल्ड वाटर, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ डेवलप, देखो बारिश वारिश आना स्टार्ट हो जाती है, वही वाटर पेपर इधर से उधर मूव होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा इससे समझ में आएगा, देखो आपके बाहर से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, इसमें ये आ रही है हवा, इधर से आ रही है, अरे बीच में देखो आई डेवलप हो गया, आई डेवलप हो गया। अभी सर्कुलेशन क्यों बना, ये ऊपर तक क्यों जा रहा है, ऊपर तक इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने बताया ना आपको वाटर पेपर वाला सिस्टम डेवलप हो गया था। अब इधर क्या है, इधर क्या है, थोड़ी गर्म हवा है, तो ये ऊपर जाके तो आउटफिल हो जाएगा, इधर को मूव कर जाएगा, तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इधर उधर को मूव कर जाता है, तो नीचे क्या होता है, नीचे इसमें आई बनता है, वो नीचे बनता है, तो ऐसे घूम घूम के हवा इसके अंदर आती रहेगी, तो ये सारा रीज़न है। अब नॉन क्लेचर क्या होता है,
कि डन अंडर द इज इन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये मत देखो 8 कंट्री इन दिस रीजन। देखो जो नाम देते हैं ना, कि एक नेमिंग साइक्लोन स्टार्ट हुआ था कि अब क्या करा करेंगे, उसमें दिक्कत क्या होती थी। अगर इंडिया ने बोला ऐसे ये याश आ रहा है, इंडिया बोलेगा ये हिंद है, पाकिस्तान बोलेगा इसे पाकिस्तानी बताएगा, अपने अपने नाम देंगे, तो उससे डिफ़िकल्टी आती है। इंटरनेशनल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में दिक्कत आती है, फिर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी उसके नामकरण में दिक्कत आती है। तो एक उस टाइम पे क्या हुआ 2004 में, इंडियन ओशन जो रीजन है उसमें जो 8 कंट्री हैं, जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, इंडियन हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार, कोनाम, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब पास में आते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि हर एक बार एक कंट्री नाम दिया करेगा। तो अभी जो आया म्यांमार ने दिया था किसका नाम, आपका ताउते। अब जो आया याश वो ओमान देगा, अगला पाकिस्तान, ऐसे चलता रहता है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ये सारे देखो तैफेनिते अम्फा था, ये साइक्लोनिक इंडियन ओशन में देखे गए। अब इंडिया में तो क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन में जो आता है इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, बोलते हैं साइक्लोन बोलते हैं। अब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ल्ड के रीजन है उसमें साइक्लोन को डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। तो हम वो देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट किस नाम से पुकारा जाता है। जो आपका चाइना वाला रीजन है उसमें टाइफून कहते हैं, चाइना बहुत खून करता है, तो आप क्या बोल सकते हैं, टाइफून। ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, इंडिया में क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन रीजन में उससे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया के साइड भी उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोल देते हैं, विली विली भी बोल देते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे ये चीज़ आएंगी, ठीक है ना। और फिर आपका हरिकेन्स बोलते हैं, इधर की साइड बोलते हैं टोर्नेडो बोल देंगे, हरिकेन्स बोल देंगे। ये कहाँ पे बोलते हैं, ये आपके यूएस से, और इधर की साइड बोलते हैं, देखो इसमें दे रखा होगा। टाइफून जो बोलते हैं वो चाइना के साइड और पैसिफिक में बोलते हैं। हरिकेन वेस्टर्न इंडियन जो आइलैंड है, ये वेस्ट इंडीज़ वाले आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड जो है, और अटलांटिक ओशन में। टोर्नेडो जो बोलते हैं आपका वेस्टर्न अफ्रीका में, साउथर्न यूएसए में। विली विली जो बोलते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको याद रखने हैं, टाइफून इंडिया का है, मतलब चाइना का है। टाइफून खून बहुत करता है चाइना, तो ऐसे याद रखो। हरिकेन जो है, आपने मूवी देखी होगी हरिकेन, वो इधर ही वो काले काले होते हैं, लंबे लंबे हरिकेन टाइप। तो वेस्ट इंडीज़, कैरेबियन और अटलांटिक ओशन में। टोर्नेडो जो है वो वेस्टर्न और साउदर्न यूएसए में। विली विली ऑस्ट्रेलिया के साइड आता है, तो आपको याद रखना है। फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन रेफर टू मिड लैटिट्यूड डिप्रेशन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्या हो गया, वो टेम्परेट साइक्लोन भी बोल दो इन्हें, टेम्परेट भी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बाहर आते हैं, ठीक है ना। इन्हें क्या क्या नाम दिए गए हैं, टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंटल डिप्रेशन, वेव साइक्लोन। ये कहाँ पे बनते हैं, रीजन बिटवीन द 35 to 65 लैटिट्यूड बोथ द हेमिस्फीयर में डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। मूवमेंट जो होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होता है इनका, वेस्ट से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में होता है। क्योंकि आपने जो हवा देखी होगी ना, देखो इसमें हवा देखो, ये ऐसे मूव हो रहा है इसका, ठीक है ना। इनका वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव होता है टेम्परेट का, थोड़ा ऐसे भी याद रखना। इनका ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट रहता है, इनका ईस्ट टू मूवमेंट रहता है। ऐसा क्यों, ऐसा एक इसका रीज़न है। रीज़न क्या है इसका, जैसे आप देखोगे ना, अर्थ घूमती है, अर्थ के ऊपर है इसका सारा जो चक्कर है। मतलब बस आप याद रखो, देखो इतनी चीज़ समझाऊंगा बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेवलप किए जाते हैं। द ओरिजिन जो होता है, मतलब टेम्परेट साइक्लिंग में फ्रंटल, मतलब कि पोलर फ्रंट थ्योरी से भी देखा जाता है। क्योंकि विंड जो है, इधर से दूसरी हवा चलती है, इधर से दूसरी चलती है, तो टकराती है आपस में जाके, आपको ऐसा याद रखना है। और मैं आपको चीज़ बता दूं, जो आपके वेस्टर्लीज होते हैं फिर ईस्टर्लीज होते हैं, वो ऐसे चलते हैं। ऊपर के रीजन में जो हवाएं टेम्परेट में वो ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं। और ऊपर वाले रीजन में जो है वो ऐसे ऐसे चलती हैं। आपने वो हार्डले सेल वेल पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में हार्डले फेरल सेल पढ़े होंगे, पोलर सेल पढ़े होंगे वो। तो उस कारण से ऐसे डेवलप होते हैं। तो फ्रंटल क्यों बोला जाता है इन्हें, देखो यहाँ से हवा इधर को आएगी पोलर से, और इधर से ऊपर को जाएगी टिन की, तो यहाँ पे इनमें फ्रंट बन जाता है, मतलब आमने सामने आ जाते हैं, तो इसलिए इन्हें फ्रंटल भी बोला जाता है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनके, क्या है थ्योरी क्या है कि वार्म ह्यूमिड एयर मासेस फ्रॉम द ट्रॉपिकल मीट टू ड्राई एयर कोल्ड फ्रॉम द पोलर, जो मैंने बताया आपको। इधर से जाएंगे उधर से इधर मिलेंगे तो फ्रंट बोल, इन्हें फ्रंट डेवलप हो जाएगा, तो पोलर फ्रंट इसलिए बोला जाता है इन्हें। कोल्ड एयर मासेस होते हैं, डेंस होती हैं, हैवी होती हैं, ड्यू टू द रीजन, क्योंकि वार्म एयर मासेस पुश अप, वो ऊपर हो जाती हैं, तो वो भी एक रीज़न है। तो ये सारे एक्स्ट्रा आपके साइक्लोन होते हैं। एयर मासेस क्या होता है, ये एक्स्ट्रा लार्ज जो बॉडी होती है एयर की, जिसमें बहुत सारी टेम्परेचर हो, मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो, तो बड़ा सा उसे क्या बोलते हैं, एयर मासेस बोलते हैं। इट कैन कवर 100,000 ऑफ स्क्वायर मील्स ऑफ एरिया, बहुत सारे एरिया में ये हवा चल रही हो, इसको बोलेंगे कि ओनली लाइकली हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर थ्रू आउट द एयर मासेस, इसे बोलते हैं फ्रंटल। मैंने आपको बता ही दिया, जो फ्रंटल होते हैं, कोल्ड फ्रंट हो गया, वार्म फ्रंट हो गया, फ्रंट वही आमने सामने आ जाना, तो उसको फ्रंट बोलते हैं।
ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया जो बे ऑफ बंगाल में डेवलप होते हैं, ये सारी चीज़ें तमिलनाडु उधर साइड उठते हैं। 5 स्टेट है वर्नेबल हैं, जो कौन कौन सी, तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, ये वर्नेबल स्टेट है, ठीक है ना, जिसमें साइक्लोन जब मोस्टली आते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, डैमेज हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का, रेन इनलैंड फ्लडिंग हो जाती है, मतलब कि सुनाओ, मतलब कि बाढ़ आ जाती है, स्ट्रोम आ जाता है। तो फिर मैनेजमेंट ऑफ द साइक्लोन क्या है हमारे यहाँ, मैनेज स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर है, कैसे मैनेज किया जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या है, वही कि कैनाल, ड्रेन हमने जो डेवलप करके रखी हैं, रोड लिंक, ठीक है ना। इस इन सब चीज़ों में क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, कुड बी साइक्लोन रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनानी चाहिए। स्ट्रक्चरल ये, नॉन स्ट्रक्चरल क्या है कि हमें कोस्टल जोन में डिवाइड किया हुआ है, जो रिक्स एरिया उनको डिवाइडेड किया हुआ। फिर नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हमने चलाया था, इम्प्लीमेंट किया गया था वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से। अडॉप्ट करना चाहिए, ट्रैकल करना चाहिए स्टेट टू स्टेट बेसिस, हमें कैसे चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। इंडियन साइक्लोन कॉरिडोर देखो, ये रहा, ये रहा पूरा, ये जो ब्लू वाला है एरिया जो प्रोनी है साइक्लोन के लिए, और जो एरिया है मॉडरेट है, ये मुंबई वाला रीजन हो गया मॉडरेट है, फिर तमिलनाडु का नीचे केरला वाला हो गया। फिर एरिया फॉर प्रोनी तो आपके सुनामी, सुनामी के लिए ये वाला एरिया बहुत प्रोनी है। तो आप देख सकते हैं कि 717 हमारे किलोमीटर की लंबी कोस्टल लाइन है, उसमें 76% जो हमारा साइक्लोन और सुनामी वाला एरिया है वो प्रोनी एरिया में आता है। और ये क्यों बनते हैं, मतलब कि साइक्लोन वाइक्लोन हमारे यहाँ क्यों बनते हैं, चीज़ें बताइए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आते हैं, कॉमनली वेदर फिनोमिना इन इंडिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है, ओरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरियन से। ठंड में आपको देखा होगा बारिश होती है, नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में बारिश हो जाती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, हरियाणा वरियाणा रीजन में आपको बारिश दिखती होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी गई है। अब हम आते हैं अपना हिंदू के ऊपर। फ्रंट पेपर की न्यूज़ थी, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर एक प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, टेक रेस्ट, ईट वेल एंड वॉच आउट ऑफ द आपके फैटिग, मतलब कि चीज़ों को आप अच्छे से देखो, क्योंकि बहुत बीमारी, ये पढ़ लेना, मैंने नहीं पढ़ता है चीज़ों को, मैंने छोड़ दिया है पढ़ना, ठीक है ना। तो आप पढ़ लेना, उसमें और भी नई नई बीमारी बताई हैं उसके बाद, मतलब कि मतलब उसके आपको कोविड के होने के बाद कुछ और बीमारी भी हो सकती है, अगर आपने थोड़ा रेस्ट नहीं किया, चीज़ों को नहीं समझा। आगे चलते हैं, जो पहली न्यूज़ आती है वो आती है आपके वन स्टेट सॉल्यूशन द वे फॉरवर्ड इन द आपके फ़लस्तीन। इसमें कुछ नहीं है, ये फ़लस्तीन के फेवर में लिखा गया आर्टिकल है, पर मैं एक चीज़, ठीक है ना, तो उसमें सारी हिस्ट्री लिखी गई है, कैसे कैसे कब्जा हुआ, क्या हुआ। बस मैं आपको 2-3 चीज़ बता दूँ, ये इतना यूपीएससी के लिए काम का नहीं है, पर आपको ये चीज़, आपको नकबा, ये फ़लस्तीन और बीच और आपका इसराइल के बीच में हुआ था एक टाउन के ऊपर 1948 में, ठीक है ना। फिर आपको ओस्लो अकॉर्ड हुआ था 1993 में, ये भी किस किस के, फ़िलिस्तीन के और किसके बीच में हुआ था, कि आपका इसराइल के बीच में हुआ था। कुछ सॉल्यूशन की बात चली थी कि हम हो जाएंगे, फिर वो भी फेल हो गया। फिर दोबारा ओस्लो सेकंड हुआ, ओस्लो सेकंड हुआ 1995 में, तो ओस्लो अकॉर्ड बोलते हैं, आपको लिखने के लिए आ जाए। इस पूरे आर्टिकल में क्या बात की गई है, इसमें सारी गलती इसराइल की बताई गई है, ठीक है ना। फ़लस्तीन वाले क्या बोल रहे हैं कि मतलब कि इसराइल किया, पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, इसराइल ने कभी तक आज तक पहला हमला नहीं किया किसी भी, मतलब जो भी वहाँ पे 6 डे वॉर हुई हो सारे अफगान से, आज तक इसराइल ने पहला हमला कभी नहीं किया। ऐसा मैं लिखा भी है, ऐसा मैं बता भी दूँगा। तो ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस इसमें थोड़ी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बैंक हो गया, गाजा आपका स्ट्रिप हो गया, उसके बाद जेरूसलम हो गया, कहाँ कहाँ पे है। तो मैं आपको एक फॉर्मली बता देता हूँ, मैंने कई बार बताया हुआ है वैसे, मैप वाली जो सीरीज है मैंने उसमें भी बताया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा इसराइल है, ये बिल्कुल मेडिटेरियन सी पे आपका गाजा स्ट्रिप है। ये ऊपर आपका वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक एक छोटी सी जगह है, यहाँ पे आपका क्या है, जेरूसलम है, यहाँ वेस्ट बैंक के ऊपर, सॉरी, यहाँ पे जेरूसलम है छोटा सा, और नीचे डेड सी है। तो आपको याद रखना, थोड़ा लोकेशन के लिए आपको मैंने बता दिया। तो ओस्लो अकॉर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए लिखने के नहीं आएगा, आपको आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी क्या पूछता है, इंडियन प्रोस्पेक्टिव से क्या नुकसान हो सकता है, अगर हम फेवर लें इसराइल का, हम फेवर लें फ़िलिस्तीन का, तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है। तो वो आपको पता ही है कि अगर कहीं भी वेस्टर्न एशिया में या फिर आपके सेंट्रल एशिया में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो इंडिया पे असर क्यों क्या पड़ता है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, एनर्जी डिमांडिंग कंट्री है, और हमें मोस्टली जो 90% एनर्जी सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, वो सेंट्रल आपका एशिया से या वेस्ट सेंट्रल एशिया से सप्लाई किया जाता है। अगर हम फेवर करेंगे इसराइल का, तो अरब नेशन से जो हमारी सप्लाई होती है वो उस पर थोड़ा इशू आ सकता है, इस्लामिक का इशू आ सकता है, और फिर ह्यूमन राइट्स का इशू आ सकता है। अगर हम फेवर करेंगे फ़लस्तीन का प्रॉपर्ली, तो हमारे इसराइल जो हमारे साथ अच्छा इतनी सारी टेक्नोलॉजी में हेल्प करता है, चीज़ों में हेल्प करता है,
ठीक है ना, वो भी एक इशू आ सकता है, तो हमें एक न्यूट्रल फेस लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा वही है रूल एंड रेगुलेशन जो मैंने आपको बताया, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि फरवरी में आईटी एक्ट 2021 लॉन्च हुआ था। अब उसमें क्या बोला गया था कि ये जितने इंटरमीडिएट सोशल मीडिया चीज़ें हैं, फेसबुक हो गई, आपका ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, इनको अपॉइंटेड 25 मई तक की डेडलाइन दी गई थी। क्या बोला गया था, अपॉइंट करना है चीफ कंप्लेन ऑफिसर, जो नोडल ऑफिसर होगा, कोऑर्डिनेट करेगा विद द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ और ग्रीवेंस ऑफिसर के साथ। व्हाट्सएप को एक एक्स्ट्रा चीज़ और करनी थी, क्योंकि व्हाट्सएप को ये भी चेक करना था कि कोई प्रॉब्लमेटिक मैसेज है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। राइजिंग अननेसेसरी क्वेश्चन ऑफ द हाउ द सर्विस टू एंड, जो आप इंस्क्रिप्शन बोलते हो एंड टू एंड, आपको पता लगाना है कहाँ से ये जनरेट हो रहा है। फिर इसमें ये बताया कि ट्विटर की और गवर्नमेंट की टसल भी कितनी बार हुई है, बीच में मैनिपुलेट कर रहे हैं मीडिया को, ये वो सब ये बातें हुई हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जो भी होगा डंडा निकल के आएगा, पढ़ लेंगे। ये हमारे काम का नहीं है। वैक्सीनेशन डेड इन चेन्नई, ये भी हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए काम का है स्टिल ग्रैपिंग द ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस। आपने देखा पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, ऑफलाइन क्लासेस, फिजिकल क्लासेस ऑफ, एक नई चीज़ सामने आई, ऑनलाइन 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 क्लासेस। आप 4-5 पॉइंट तो उसके बैकड्रॉप तो आप घर में बैठ बैठ के लिख सकते हो। चार आपको क्या करना है, चार उसके मतलब पॉजिटिव पॉइंट और चार निगेटिव पॉइंट आपको प्रैक्टिस में लिखने हैं, कि अभी लिखने के लिए भी ऐसे में भी आ जाए तो आपको कम से कम वो चीज़ दिमाग में रहे। तो वही सारी बातें प्रॉब्लम भी करते हैं। 1-1.5 साल हो गया पेंडेमिक को चलते, उसके बाद भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि किस चीज़ की बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर नहीं कर पा रही है। सबसे पहले ये बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, बात करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत कम है, 3.2% ऑफ द जीडीपी जो खर्चा किया है 2020-21 में, वो भी बहुत कम है। फिर यूनिवर्सिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है टू रिलीज द, मतलब कि ओवरनाइट इज हेस्टिंग, मतलब एकदम से बर्डन आ गया, जो क्लासेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बर्डन आ गया, प्रॉपर टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्टूडेंट मूव टू ऑनलाइन क्लासेस विदाउट टेकिंग द, मतलब कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बच्चे के पास ट्रेनिंग नहीं है, टीचर के पास ट्रेनिंग नहीं है। आपने रात रात में बोल दिया नहीं है ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करो ये। फिर जो सेंट्रल का जो फंड है, आपने चलो बोला 3.2 जीडीपी का फंड दिया, वो सेंट्रल का फंड जाता कहाँ है, मोस्टली जो जाता है वो आईआईटीज़ में जाता है, आईएएम में जाता है, एनआईटीज़ में जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाता है। तो वो जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है उन तक नहीं पहुंच पाता। तो एक ये भी प्रॉब्लम है, जो आपने फंड दिया वो भी आपने प्रॉपरली स्टेट यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाता। तो मैंने आपको दो प्रॉब्लम बता दी, एक तो जैसे आपने यू टर्न लिया ऑनलाइन एजुकेशन के, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। फिर सेंट्रल का जो फंड था 3.2 जो आप दे रहे हो जीडीपी का, वो फंड मोस्टली यूनिवर्सिटी को जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट के पास नहीं जाता। बच्चे तो स्टेट में ही पढ़ते हैं ना। फिर ट्रांजेक्शन फ्रॉम द कन्वेंशनल क्लासेस टीचिंग लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन नीड टू बी डन फॉर फेज मैनर। अब ये नहीं कि आपने रातों रात बोल दिया कि कल से ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करो, आपको कुछ चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए फेस मैनर में। पहले आप इतना काम करो, इतने काम का इतना काम करो, इतने काम का फेज मैनर में करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। देर आर 993 यूनिवर्सिटी और नियर अबाउट 40,000 के आसपास कॉलेजेस हैं, जिसमें 3.73 करोड़ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एंड 14 इतने टीचर्स हैं। तो आप डिवाइड कर लेना, नियर अबाउट 3 करोड़ 70 लाख अपॉन 14.5 लाख के आसपास टीचर है। तो आप डिवाइड कर लें कितने टीचर पे क्या रेशियो बैठता है, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के ऊपर का सर्वे है ये। तो ये सब चीज़ों की बात की गई कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम है इंडिया में। मैंने आपको बताया था कि रूरल में तो नियर अबाउट 84% का है, और फिर आपका 18 या 20% का आपका अर्बन में है, पेनिट्रेशन कम है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या प्रॉब्लम, कि डिवाइसेस नहीं है, आईटी टूल नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, कैसे यूज़ करें, कैसे चलाएं। और डिफरेंट इन द स्टूडेंट एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन, देयर इज परफॉर्मेंस ऑल्सो बाउंड टू द डिफरेंस। सबकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस है, एसिमेट्रिक। अब 100 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, एक टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है टीचर को, तो सबको एक परफॉर्मेंस आनी चाहिए, सिमेट्रिक परफॉर्मेंस आनी चाहिए। और अब दिख क्या रहा है, ये सिमेट्रिक परफॉर्मेंस आ रही है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, किसी बच्चे को अच्छा समझ में आ रहा है, किसी बच्चे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है, क्लास छूट जा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस देखने को मिल रही है। बच्चों में एनजाइटी हो रही है, एनजाइटी अमंग द स्टूडेंट। आंखों में पेन हो जाता है ज़्यादा देखने से, सिर में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द, तो एनजाइटी की फेस प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर स्टडी मटेरियल, चलो आपने ऑनलाइन ऑनलाइन करके पढ़ा तो दिया, अब स्टडी मटेरियल भी चाहिए, जो आपको अपलोडिंग करना है, स्कैनिंग, लेक्चर जो आपने पढ़ाए हैं, नोट्स जो दिए हैं, वो स्कैन करने प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो यही है, बताया गया कि जो 26-25 लाख स्टूडेंट हैं बिलोंगिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से वो आते हैं सोसाइटी के, वो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं स्पेशली, और स्टेट यूनिवर्सिटी प्रॉपर फंड नहीं जा पा रहा है।
वही है एक प्रॉब्लम जो स्टार्ट हो रही है, वही एक प्रॉब्लम है। इससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया है 3-4 पॉइंट, मैंने एक्सट्रैक्ट मतलब कि पूरा एक आंसर राइटिंग फॉर्म में मैंने एक्सट्रैक्ट किया है ऑनलाइन एजुकेशन। इसे आप पेपर 3 में भी लिख सकते हैं, हेल्थ में पूछा है, पेपर 2 में भी पूछा है, गवर्नमेंट पॉलिसी से। तो रिसेंटली क्या कोविड स्टार्ट हुआ कि क्या हुआ, फिर मेजर स्टेप लिए गए, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लैपटॉप 40% हुआ कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो ITC है डेवलप किया जाएगा। ठीक है ना, 2021 में जो एंड में आपका एकेडमिक है वो मतलब वर्चुअली हुआ, आपने देखा होगा। अब की पॉइंट क्या है कि लैपटॉप प्रोवाइड करोगे आप, टैबलेट प्रोवाइड करोगे, बहुत अच्छी बात है। 40% प्रोजेक्ट स्टूडेंट को मतलब लैपटॉप दिए जाएंगे पॉपुलेशन के 2026 तक, 60,000 रुपये कॉस्ट है। फिर सेंट्रल स्टेट फंड से पैसा दिया जाएगा, सेंट्रल 60% खर्च करेगी, इतना खर्च करेगी। इंस्टॉल किए जाएंगे ITC फैसिलिटी। ICT क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना कि मतलब कि वही वर्चुअल चीज़ें, मतलब ITC क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी। उससे क्या है, नए नए चैनल जो ई लर्निंग प्रोग्राम टेक्निक है, आपकी स्वयं प्रभा पोर्टल है। स्वयं प्रभा में क्या होता है कि इसमें सबको कनेक्टेड एक साथ किया जाता है। फिर गूगल क्लासरूम होंगे, यूट्यूब होगा, DTH चैनल्स होंगे जो उसके अंदर होंगे, तो वो सब चीज़ किया जाएगा। फिर सैनिटाइजेशन क्वारंटीन मेजर लिए जाएंगे स्कूल के मतलब रीओपनिंग के बाद, कि प्रोग्राम चले जाएंगे वाटर सैनिटेशन हाइड इन वो, जैसे वॉच फैसिलिटी है, मतलब वाटर वाटर रूल ए तक आ गया, फिर ऐसे सैनिटेशन और हाइजीन फैसिलिटीज़ प्रोग्राम चलाए जाएंगे, तो ये सब चीज़ें की जाएंगी। फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, जिनके पास पैसा नहीं है उन सब चीज़ों के लिए काम किया जाएगा। 1,000 पर टीचर को इंक्रीज किया जाएगा, अच्छे से फंक्शन करे। 1 लाख पर स्कूल फॉर सैनिटाइजेशन क्वारंटाइन मेजर लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें फैक्टर क्या है जो अफेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, ये मैंने इसमें बताऊंगा। एक तो कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, आपने इंटरनेट चाहिए, एक तो स्कूल की फीस तो भरोगे ही भरोगे, फिर इंटरनेट चाहिए, गैजेट चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले या ना मिले प्रॉपर तरीके से, वो टीचर के बाद ट्रेनिंग हो ऑनलाइन पढ़ाने की या ना हो, तो वो भी एक है। फिर एम्प्लॉय मतलब कि एम्प्लॉय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव है, ये प्रॉपर वर्क करे ना करें। फिर स्मार्टफोन यूज़र बेसिस बढ़ाने होंगे, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाना होगा। डिस्पोजल इनकम, लोगों की जो इनकम है वो भी तो बढ़नी चाहिए ना। फिर यंग पॉपुलेशन को भी आगे आना चाहिए इन सब चीज़ों को फेस करने के। फैक्टर अफेक्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन। अब चैलेंजेस क्या है कि सोशल इनइक्वालिटी है भाई। गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे पैसा है, मतलब पैसा नहीं है, प्राइवेट वालों के पैसा है, तो सोशल इनइक्वालिटी है, लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। फिर मार्केटिंग बन गया एजुकेशन, देखा है ना, मार्केटिंग हो गया आजकल। पैसा दो और कितने बड़े स्कूल में आप काम कर लो। अब गरीब बच्चे क्या करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट जो है वो इक्वल नहीं है। कहीं पे इंटरनेट है, कहीं पे लैपटॉप नहीं है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ नहीं है। लैक ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, बच्चे के पास मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग मतलब वो चीज़ें होती है ना, मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग जो होती है वो बहुत पहले से ही कम थी। एक तो इंडिया में हम बुक पे ही फोकस करते थे, प्रैक्टिकल लर्निंग ही फोकस नहीं करते थे। अब इंटरनेट आ गया है तो और प्रैक्टिकल लर्निंग कम हो जाएगी। फिर ट्रेडिशनल क्लास जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, अब तक हमने यही पढ़ा है, हमने कभी ऑनलाइन की बात ही नहीं की। तो एक तरह से एकदम से हम चेंज लाएंगे, ड्रास्टिक चेंज लाएंगे, तो एक प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो वही वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि एक्सेल बनाना है, इंटरनेट मतलब कि टेक्नोलॉजी को यूनिवर्स बनाना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो उसको और मतलब स्टूडेंट भी ले सकें, वो करना है। राइट टू एजुकेशन को और एक्सीड करना है, और वाइट फॉर्म बनाना है, मतलब ये नहीं कि उसमें प्रमोट करना है ऑनलाइन एजुकेशन को। राइट टू एजुकेशन में क्या था कि 6 से बच्चा पढ़ना चाहिए, कंपलसरी है प्राइमरी लेवल तक। अब इसमें क्या करना है, ऑनलाइन एजुकेशन भी ऐड करना है। फिर ट्रेडिशनल क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिव अप टू ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी स्टार्ट करना है। तो इन सब चीज़ों पर हमें काम करना है। कुछ गवर्नमेंट ने काम किया, 2-3 मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे स्वयं प्रभा पोर्टल, डायरेक्ट चैनल यूट्यूब के वजह से, गूगल मीट से। और ये भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाएगी, इसे भारत नेटवर्क बोल रहे हैं, जिसे ये करेगी। इसमें क्या किया जाएगा, प्रोग्राम कनेक्टेड किया जाएगा आपको नियर अबाउट 2.5 लाख पंचायत को। इसकी कॉस्ट इतनी आएगी कि बल्क जो ब्रॉडबैंड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ओवरलेइंग एजुकेशन हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी पंचायती विलेज लेवल पे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। यूनिवर्स जो है मतलब सर्विस ऑब्लिगेशन जो है USO फंडेड कर रही है, यूज टू बिल्ड NOFP, इसको डेवलप किया जाएगा। फिर नेशनल नॉलेज सेंटर NKN बनाए जाएंगे, इस्टेब्लिश किए जाएंगे, हाई बैंडविड्थ के लो आपके लेटेंसी नेटवर्क, कनेक्ट ऑल द मतलब कि नॉलेज क्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे IIT IIM होते हैं, सबको एक साथ जोड़ा जाएगा, ई गवर्नेंस बनाया जाएगा, तो नेशनल नॉलेज सेंटर डेवलप किए जाएंगे। ये सारी न्यूज़ थी रिलेटेड टू हमारे इससे रिलेटेड। अब कुछ पॉइंट मैंने इसके अंदर भी बता दिए आपको, कुछ पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है। हम चलते हैं आगे।
देखो इसमें आ रहा है यास जो आ रहा है 32 डिग्री का टेम्परेचर है, मैंने बताया 26 से ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर चाहिए। फिर ये है CGI मेड ए स्टेटमेंट ऑफ लॉ, CBI पैनल, अभी क्या हुआ है ना, अभी जैसे अभी अपॉइंटमेंट की गई है, तो एक CBI का जजमेंट आया था मतलब मार्च 2019 में, उन्होंने क्या बोला था, अगर आप किसी CBI का डायरेक्टर अपॉइंटेड करो, देखो मैंने बताया ना वो 2 साल तक रह सकता है, अगर आप किसी ऐसे बंदे को अपॉइंटमेंट कर रहे हो उसके रिटायरमेंट के ही 6 साल 6 महीने बचे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, जिसके कम से कम 6 महीने बचे हैं उसको बड़ी पोस्ट के लिए मत लेके आओ, क्योंकि कम से कम 2 साल तक रह सकता है, या फिर रिटायरमेंट या फिर 2 ईयर। अब 6 महीने वाला ही लाओगे तो 6 महीने के अंदर रिटायर हो जाएगा तो ऑलरेडी निकल जाएगा। CBI ने पहले भी बोला था कि ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, आप कम से कम जिसकी 6 महीने से ज़्यादा का रिटायरमेंट हो पीरियड हो, उसको CBI मतलब डायरेक्टर अच्छी बड़ी पोस्ट पे लाना चाहिए। तो यही है, इतनी डेथ हुई है। अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, डेथ सर्टिफिकेट तो बहुत बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब कि जो आप डेथ दिखा रहे हो वो बहुत कम दिखा रहे हो, तो डेथ सर्टिफिकेट तो घर वाले बनवाएंगे क्योंकि बहुत चीज़ों को लेना है उन्हें, डेथ सर्टिफिकेट से मतलब उसकी जो चीज़ों की ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो वो घर वाले डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, पर जो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं वो कम आ रहा है, कल के न्यूज़ चैनल्स में था। फिर जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो हाईली इफेक्टिव है एडोलेसेंट के लिए, एडोलेसेंट मतलब जो 14 साल तक के 12 से 17 साल तक के बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत वो इफेक्टिव वैक्सीन है मॉडर्ना। मैं आपको दो वैक्सीन बताता हूँ जो mRNA टेक्नोलॉजी वर्क करती है, मैसेंजर RNA में वर्क करती है, जो प्रोटीन डेवलप करता है, एक मॉडर्ना है और एक आपकी फाइजर है, ये दो ही वैक्सीन ऐसी हैं जो इस टेक्नोलॉजी में वर्क करती हैं, इंडिया की डेवलप कर रहे हैं, अभी एक वैक्सीन आने वाली है। फर्स्ट मैन टू गेट ए कोविड-9 वैक्सीन जेब डाइड इन अनरिलेटेड इलनेस, जिसकी पहली बार कोविड-9 की वैक्सीन दी गई थी उसकी मृत्यु हुई है, वो पता नहीं क्यों हुई है। फिर इसमें आया NCLT से NCLT, ठीक है ना, हम क्या पढ़ेंगे NCLT और NCLT के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया। हम आते हैं अपने नोट्स पर। पहले मैं बताता हूँ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये कंपनी एक्ट 2013 से डेवलप की गई थी। फंक्शन क्या होता है, ये अपेलेट बॉडी है, इसमें आप अपील कर सकते हो। किसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, कोई NCLT का ऑर्डर आया है जिसमें वो ऑर्डर दे सकता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड का कोई केस है, NCLT ने ऑर्डर दिया है और आपको ऑर्डर पसंद नहीं आया, तो आप कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो NCLAT में, एपलेट में, एपलेट आ गया ना नाम के बाद, उसमें जा सकते हो। कोई इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी बोर्ड ने कोई ऑर्डर दिया है सेक्शन 202 के अंडर में, तो आप IBC का ऑर्डर भी आपको चैलेंज करना है, ठीक है ना, तो वो भी आप कहाँ जा सकते हो, वो इसमें जा सकते हो। या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई चैलेंज करना है तो वो कहाँ पे जा सकते हो, आप NCLT में जा सकते हो, ठीक है ना। अब कंपोजिशन क्या है इसका, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर आर एपलेट ट्रिब्यूनल में होते हैं, अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसके मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, वो कैसे अपॉइंटेड होते हैं, वो कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब इसकी मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल में टेक्निकल मेंबर शैल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्टिंग कमेटी, इसकी भी सिलेक्टिंग कमेटी होती है, आप याद रखो तो रखो, ना रखो तो कोई बात नहीं है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर किसी को नॉमिनी करें वो चेयरपर्सन होते हैं, फिर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, मेंबर होते हैं इसके, फिर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, फिर लॉ जस्टिस का मेंबर का सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इनका सेक्रेटरी होता है, तो ये इसके मेंबर होते हैं, इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो चेयरमैन होगा ना शुड बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और शुड बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो उसका चेयरमैन होगा NCLT का चेयरमैन होगा वो ये होगा, और जो मेंबर होंगे वो जुडिशियल मेंबर जो होंगे इसमें हो सकते हैं जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के, कोई जुडिशियल मेंबर होते हैं ट्रिब्यूनल के 5 ईयर और मोर रहा हो कोई आदमी, कोई भी ट्रिब्यूनल का 5 साल से ज़्यादा उसने जुडिक्शन किया वो हो सकता है। टेक्निकल मेंबर में कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस हो चीज़ों की नॉलेज का, और आपको याद नहीं है 5 साल के लिए 5 ये चीज़ होती है। रीअपॉइंटेड बन सकता है, मतलब कि चेयरमैन और मेंबर 5 साल के लिए बनते हैं, उनको रीअपॉइंटेड भी किया जा सकता है बस 5 साल, अगले 5 साल के लिए, यानी कि 10 साल तक कोई रह सकता है। अब NCLT में डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही एक्ट से बने हैं, पर ये सेक्शन 408 है, सेक्शन 410 है। ये क्या है, ये ओरिजिनल जुडिक्शन बॉडी है, पहले मतलब केस आएगा सुन सकती है, जो इसके बाद केस जाएगा वो इसमें जाएगा NCLT में, ये एपलेट जुडिक्शन बॉडी है। केस कैन नॉट कम NCLT डायरेक्टली, जो केस सॉरी कैन नॉट इसके लिए आएगा, इसमें डायरेक्ट केस आ सकता है पर इसमें डायरेक्ट केस नहीं आ सकता, इसमें कहाँ से आ सकता है, जैसे मैंने बताया, मैंने ऊपर आपको बताया कंपनी मतलब कि जो एक्ट में मेंशन है कहाँ से आ सकते हैं, इंसॉल्वेंसी से आ सकते हैं, कंपटीशन कमीशन से आ सकते हैं, NCLT से आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं।
एनसीईआरटी डज नॉट डील विद द केस इन्वॉल्व अ कॉम्पिटिशन लॉ अपील फ्रॉम द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसमें डील नहीं करता है। पर ये क्या है, इसमें डील कर सकता है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का केस हो, कंपटीशन कमीशन का केस हो, जैसे मैंने ऊपर बताया ही है, ये इसमें डील नहीं करता है। एनसीईआरटी आर नॉट रिप्लेस द कंपटीशन एपलेट, आपको ट्रिब्यूनल आपको इसमें रिप्लेस नहीं हो सकता कॉम्पैक्ट में। पर एनसीईआरटी जो है वो रिप्लेस हो सकता है किसमें, कॉम्पैक्ट में रिप्लेस हो सकता है। तो क्योंकि ये बॉडी है जी, छोटी छोटी अपलेट ट्रिब्यूनल है, तो इनका केस कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली सुनवाई किस में होगी, एनसीएलटी में जा सकते हैं अपील के लिए। पर इसमें तो ये डायरेक्टली खुद सुन रहा है, ये किसी और के क्यों सुनेगा। इसमें क्या होती है, बड़ी बेंच होती है, 16 बेंच होती है थ्रू आउट इंडिया, इसकी बेंच 16 जगह है इंडिया में, इसकी 2 ही जगह इंडिया में बेंच है, एक चेन्नई में और दिल्ली में। बस आपको ऐसे याद रखना है। अभी रिसेंटली चेन्नई में बनी है 15/3/2020 को। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 408 से बना है, जैसे मैंने आपको बताया था 408 सेक्शन से बना है कंपनी एक्ट से। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब पूरी तरह जुडिशियल नहीं है पर जुडिशियल ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, बाय द हाई कोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल होती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होती है। ये जुडिक्शन फॉलोइंग अथॉरिटी के अंदर ले सकते हैं, कंपनी लॉ बोर्ड हुआ, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीट जुडिक्शन ऑफ इंडस्ट्री फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों से ले सकती है। पावर क्या होती है वही मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट ऑफ द पावर कंपनी लॉ बोर्ड अंडर कंपनी एक्ट से होती है। फिर ये सारी चीज़ें ये हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप थोड़े डिफरेंस याद रखना। बस ये डायरेक्टली सुन सकती है। इसके बाद केस इसमें जाता है एनसीएलटी में। एनसीएलटी की आपको अपील करनी है, इसके खिलाफ भी जाना है तो आप कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। इतना ही है, आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। हाई कोर्ट में भी जा सकते हो आर्टिकल 226 से, 226 से। पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली कोई से भी उससे जा सकते हो, पर हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 से जा सकते हो। तो आप पढ़ लेना 226 क्या है। आज का इतना ही रखते हैं डिस्कशन। कोशिश रहेगी, मेरी तब तबीयत ठीक है, अब जो मेरे अप्स एंड डाउन्स थे फैमिली में भी थे, ऊपर नीचे तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उन सब चीज़ों को सब ओवरकम कर गया हूँ। तो हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि हम इसी स्पीड से चलेंगे, डेली बेसिस पे चलेंगे, ठीक है ना। और भी चीज़ों को इनिशिएटिव लेंगे कि साथ में स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, और भी चीज़ों का नए नए इनिशिएटिव लेंगे। वो मैं बता दूंगा क्या लेंगे। इसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ग्रुप का, वो ज्वाइन करना होगा। जो भी इनिशिएटिव लेंगे वहाँ पे ले लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।